बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। जहां मुल्क में सियासी मसाइल पे और मुल्क की इकोनॉमी से लेकर हर चीज़ पे कौमी एक्शन प्लान होता है, उसी तरह से मेरा मुल्क जो है इस वक्त पोलियो से शदीद तौर पे मुतासर है। और शदीद तौर पे मुतासर मैं यूं कहती हूं कि जनाब वैसे तो बड़ी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन अब भी कुछ ऐसे ममालिक हैं जिसमें पोलियो पाया जाता है और हमारी बदकिस्मती है कि अब भी पाकिस्तान में पोलियो पाया जाता है। और खुशकिस्मती ये है कि कौमी सतह पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि पोलियो के खिलाफ अपनी मुहिम जारी रखे हुए हैं और साथ ही साथ हुकूमत पाकिस्तान भी इस मामले में नहायत संजीदा है। तमाम मौज़ूआत पे बात करते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर वसीम जमाली साहब। आप PPA सिंध से प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। डॉक्टर जमाली साहब, वसीम जमाली साहब, क्या समझते हैं आप कि ये जो कौमी एक्शन प्लान है ये बेसिकली क्यों इतना बड़ा लफ्ज़ इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे मुल्क को इस वक्त इसकी कितनी ज़रूरत है कि हमें पोलियो जो है वो एक बड़े प्लान के तहत फौरी तौर पर ख़त्म करने की ज़रूरत है? देखिए, बहुत शुक्रिया। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस वक्त ये, जो कि पोलियो है। जैसा आपने बताया कि दुनिया भर में सिर्फ 2 मुल्क रह गए हैं जिसमें कि अनफॉर्चुनेटली एक हमारा मुल्क शामिल है। अच्छा, लास्ट ईयर केसेस कम हुए थे, लेकिन इस साल अब तक 14 केस रिपोर्ट हो चुके हैं पोलियो के। इसलिए बहुत जगह पे देखा जा रहा है सिर्फ केस रिपोर्ट होना ही मसला नहीं है। एक्चुअली एक चीज होती है माहौलियाती सैंपलिंग, के माहौल से जो है सैंपल लिया जाता है डिफरेंट जगहों पे जहाँ के पोलियो वायरस उमूमन माहौल में पड़े हुए होते हैं। तो उसमें तकरीबन 253 साइट ऐसी हैं जहाँ पे से ये पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब ये है कि उन इलाकों में, जिन इलाकों के बच्चे मौजूद हैं उस इलाके में जहाँ की इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव है, वो सारे बच्चे हाई रिस्क हैं जिनको कि ये बीमारी होने के चांसेस हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध सब इस वक्त, सिंध में 15 अगस्त से आज से ये पोलियो मुहिम शुरू हो गई है और ये 25 अगस्त तक चलेगी, जिसमें कि पोलियो के ना सिर्फ कतरे पिलाए जाएंगे बल्कि फ्रैक्शनल जो है इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है वो भी दी जाएगी। ये एक ऐसा औजार होता है जिसमें कि सिरिंज नहीं होती, निडल नहीं होती है। निडल के बगैर प्रेशर से उसकी जो क्वांटिटी है पोलियो वैक्सीन की वो उसके खाल के नीचे बच्चे के पहुंचा दी जाती है, जिससे कि बच्चे को तकलीफ कोई नहीं होती है और लेकिन उससे उसकी इम्यूनिटी काफी इनहांस होती है, यानी उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत इस बीमारी में, पोलियो की बीमारी में काफी बढ़ जाती है। तो ये एक दफा जो है यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं और ये दिया जा रहा है। ये पूरे पाकिस्तान से हम डिफरेंट जगहों से डिफरेंट सूबों में दिया गया था। इस दफा ये सिंध में जो है यहाँ पे तकरीबन 10 लाख से ज्यादा बच्चों पे जो है ये देखा जाएगा, जो कि 4 महीने से और 5 साल तक के बच्चों को ये वैक्सीन जो फ्रैक्शनल IPV है ये दिया जाएगा। डॉक्टर वसीम जमाली साहब, एक मदर की हैसियत से मैं पूछना चाहूँगी कि जब वैक्सीन के लिए घर घर में जो है टीम जाती है तो लोगों के जहन में अजीब शकूक व शुबात होते हैं, शायद हमारे जहन में भी हों। हम पढ़े लिखे होने के बावजूद मैं इस बात का इकरार करती हूँ कि क्या ये वैक्सीन ठीक होगी, इसका रंग जो है ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, क्या जो पिलाने वाला है उसे पता है कि वो पिला क्या रहा है, किस तरह से वो वैक्सीन दे रहा है। ये तमाम ऐसे सवालात हैं जो कि बिल्कुल अपनी औलाद के लिए कोई भी माँ बाप सोच सकते हैं। इसके क्या जवाबात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा सवाल है और ये वो सवाल है जो कम्युनिटी में बड़ा चल रहा है, यानी लोगों के जहन में बिल्कुल ये आपने सही बोला कि एज ए माँ एज ए पेरेंट जो है इस तरह लोग सोचते। तो देखिए हमारे पास से जो टीमें निकलती हैं वो वेल ट्रेंड होती है। इवन आपने देखा होगा कि कोविड के जमाने में जो टीम निकली थी उनको ग्लव्स तक दिए गए थे, उनको बताया गया था कि आप किसी नॉक को, अगर दरवाजे को भी नॉक कर रहे हैं तो किसी पेन से नॉक करें, आप बच्चे को टच नहीं करें, वालिदैन अपनी गोद में रखेंगे, वो भी वो खोलेंगे, आप दूर से उनको 2 कतरे पिला दें और पिला के पीछे हट जाएं, ज्यादा आपको क्लोज कॉन्टेक्ट में नहीं जाना है, इस हद तक समझाया गया था। और यही चीज एक चीज इनकी पहले अच्छी से ट्रेनिंग होती है, फिर उस ट्रेनिंग पे उनको देखा जाता है कि ट्रेनिंग इन्होंने किस हद तक की हुई है, फिर जब वो क्लियर हो जाते हैं तो फिर उनको फिर जो है बाहर भेजा जाता है कि अब आप जाएं और जाके ये काम करें जो भी उनका काम है, उसकी जिम्मेदारी दी जाती है। इसी तरह से ये फ्रैक्शनल इंजेक्शन देने का सिलसिला है, इसमें भी हमारे जितने भी जो वर्कर्स हैं जो आ रहे हैं ये वेल ट्रेंड हैं, इनको एक चीज खोल के दिखाई गई है। इवन ये कि अभी पिछले दिनों हमने डॉक्टर्स की टीम के साथ ये मीटिंग की थी और उनको भी सारा दिखाया था कि इस तरह से इसको चार्ज किया जाता है, इस तरह से इसमें दवाई भरी जाती है और इस तरह से हल्का सा प्रेशर देके
बच्चे को ये ट्रांसफर की जाती है, बल्कि एक डॉक्टर ने हमारे वहाँ पे ये इंजेक्शन खुद अपने आप को लगा के दिखाया था कि देखिए अगर हम लगाएंगे तो ये हल्की छोटी सूजन होगी और इसकी कोई तकलीफ नहीं है और कोई मसला नहीं होता है। अच्छा सर, मैं बड़ी आम नौयत के आपसे सवाल पूछ रही हूँ। पोलियो पे प्रोग्राम्स करते रहते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि बड़ी आम नौयत के आपसे क्वेश्चंस आज पूछूं। आपने सिंध की बात की, और स्पेशली अगर मैं कराची की बात करूं तो कराची में आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं फ्लैट सिस्टम्स में रहते हैं और या प्रपोर्शन सिस्टम्स में रहते हैं। तो अक्सर ये भी देखा गया है कि जानबूझ के झूठ बोल दिया जाता है। जैसे बराबर वाला शख्स जो है वो झूठ बोल देता है कि जनाब कह दें कि हम घर पे नहीं हैं और हमारे बच्चों को जो है पोलियो के कतरे नहीं पिलाने, और जब भी दूसरों को भी ताकीद की जाती है कि अगर कहा जाए कि इस घर में कोई बच्चे हैं तो बताएं, तो मना कर देंगे नहीं अभी हमारे घर पे कोई भी नहीं है। इस सूरत में किसकी जो नेबर्स होते हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? क्या वाकई पड़ोसी की बात का एहतराम किया जाए या वाकई ये बताया जाए कि जनाब ये नहीं चाहते हैं कि ये पोलियो के कतरे पिलाएं? जी बिल्कुल, देखें, एक तो पिछले सवाल का एक जवाब मैं पूरा कंटिन्यू कर दूं कि एक पोलियो वैक्सीन पे एक स्टिकर लगा हुआ होता है जिससे कि वैक्सीन के कलर पे और उसकी जो है उसकी एफिकेसी का उससे पता चल रहा होता है कि वो वैक्सीन वाइल मॉनिटर होता है, वीवीएम कहलाता है, और उससे कलर से अंदाजा हो जाता है, उस पर डेट देखना देखते उसके एक्सपायरी का पता चलता है। और जरा सा भी हमें शक होता है कि ये इसमें ये हो तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। एक चीज ये पिछले सवाल ही का जवाब है। अच्छा, अब जो आप सवाल कर रही हैं कि पेरेंट्स का ये इस तरह से ये रिफ्यूजल में आता है कि पेरेंट्स किसी तरह से हीले बहाने से अपने आप को पीछे हटते हैं, जैसे फ्लैट सिस्टम है या पोर्शन सिस्टम है या वट एवर इट इज, जो भी है वो हटना चाह रहे हैं। देखिए, इनका पूरा डेटा मौजूद है और पता होता है कि किस एरिया में हमारे पास कितने बच्चे हैं जो कि वैक्सीन वाले हैं, और उन डेटा को पूरा फिर कंपेयर किया जाता है और जिस एरिया से कम होता है उस एरिया के रिफ्यूजल पे वहां पे फिर डॉक्टर्स की टीम जाती है या वहाँ पे पीडियाट्रिक एसोसिएशन से टीम होती है, वो जाती है। लास्ट ईयर हमारी पीडियाट्रिक एसोसिएशन की टीम उन एरियाज में गई थी और वहां जाके उन्होंने लोगों को दरवाजा खटखटा के डिफरेंट एरिया से, घरों से, जहाँ से कि हमें पता था कि इन्होंने किसी भी वजह से जो भी उनका बहाना था रिफ्यूजल का, उसको उन्होंने क्लियर किया था और फिर उन बच्चों को उन्होंने अपने हाथ से वो पोलियो के कतरे पिलाए थे। अभी कल मैं एक प्रोग्राम में था, 14 अगस्त के प्रोग्राम था, वहाँ बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए थे, तो वहाँ पे भी मैंने जाके जब उन्होंने मुझे बुलाया स्पीच पे, तो मैंने वहाँ पे उनको आज़ादी का बोला कि आपके लिए सिर्फ एक ही तोहफा है और वो ये कि आप इतनी बड़ी बीमारी से बच्चों को आज़ाद करवाएं और अपने बच्चों को वैक्सीन दिलवाएं। तो इस तरह से हम डिफरेंट जगहों पे जो पीडियाट्रिक एसोसिएशन के जो पीडियाट्रिशियंस हैं वो जाते हैं और इस तरह से वो डिफरेंट जगहों पे काउंसलिंग करते हैं। यानी ना सिर्फ ये कि इसके सेमिनार हो रहे हैं और लेक्चर्स हो रहे हैं, ये सिर्फ ये नहीं है, बल्कि कम्युनिटी में जाके ये काम करते हैं हम, ताकि लोगों को जो कि रिफ्यूजल वाले हैं वो इस तरह से वापस आए और उन बच्चों को पिलाया जाए। क्योंकि एक बच्चे को पोलियो का कतरा पिलाने का मतलब ये होता है कि हम हर्ड इम्यूनिटी देके पूरे एरिया को कवर कर रहे हैं। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन जहन में आता है कि मैं अगर 15 साल पहले तक की बात करूं तो कुछ वैक्सीनेशंस पाकिस्तान में बड़ी महंगी थी मुख्तलिफ बीमारियों की। अब जो है वो बिल्कुल गवर्नमेंट के सतह पे ये भी बहुत एक डेवलपमेंट है कि मिल रही है हमें। पहले पोलियो के कतरे जो थे हॉस्पिटल्स में नहीं पिलाए जाते थे, अब ये हो गया कि हॉस्पिटल्स में भी पिलाए जाते हैं। बच्चा पैदा होता है उसके बाद भी चेकअप के लिए जाते हैं, जब भी छोटे बच्चे को पिलाए जाते हैं। फिर जब घर पे आते हैं पोलियो वर्कर्स, उस वक्त क्या रवैया होना चाहिए? क्या वापस से वैक्सीन देनी चाहिए? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, 1978 में ईपीआई पाकिस्तान में आया था। 1978 से ये प्रोग्राम पाकिस्तान में चल रहा है जिसमें कि पोलियो का कतरे पैदाइश पे दिए जाते हैं, 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे और 14 हफ्ते पे दिए जाते हैं। ये उस वक्त से पोलियो के कतरे दिए जा रहे हैं जो कि हॉस्पिटल में जब ईपीआई के सेंटर पे, जो एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन पूरे पाकिस्तान में है, वहां जब जाते हैं तो वहां उनको ये बच्चों को कतरे जो उनकी रूटीन इम्यूनाइजेशन है, रूटीन इम्यूनाइजेशन में ये दिए जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि किसी एरिया में अगर इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि उस एरिया का अब हर बच्चा, उस यूसी का, उस जिले का, उस इलाके का हर बच्चा अब हाई रिस्क हो गया है कि उसके अंदर इन्फेक्शन जाने के चांसेस ज्यादा हैं। जब ज्यादा है तो उनकी इम्यूनिटी को फिर बूस्ट करना है हमें। तो ये जो घर घर लोग आते हैं, ये हमारे बच्चों को, जो हमारे अपने बच्चे हैं, हमारे मुल्क के बच्चे हैं, जिनको कल इस मुल्क की भागदौड़ संभालनी है, तो उनको हमें ये दे के, पोलियो कतरे दे के या फिर आपके फ्रैक्शनल आईपीवी दे के उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है, ताकि अगर खुदा न खास्ता उनके अंदर ये जरासीम जाएगी
तो फिर वो उनको इफेक्ट ना हो सके। अच्छा, डॉक्टर वसीम जमाली साहब, एक और क्वेश्चन राइज होता है कि जब हम अपने आसपास देखते हैं, स्पेशली मैं कराची की बात करूं, बड़े सिटी की बात करूं, और कराची में एक तरह मैंने फ्लैट्स का जिक्र किया, इसके अलावा ऐसी भी आबादियां हैं जैसे बल्दिया टाउन का इलाका हो गया या कोई और इलाके ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी खुले नाले मौजूद हैं। आसपास तो आपको नहीं नज़र आ रहा होता कि कोई पोलियो पेशेंट मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या ऐसा हो सकता है कि कोई शख्स जो है वो खाली कैरियर बन के जो है वो साथ चल रहा, उसकी अपनी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, नहीं है उसको, ऐसा नहीं है उस बच्चे को नहीं है, लेकिन क्या वो किसी और में ट्रांसफ़र कर सकता है? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। ये बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए, बात ये है कि पोलियो वायरस की अगर आप लाइफ साइकिल देखें तो ये होता है, ये ओरोफिकल रूट है। ये मुंह के जरिए, पीने के पानी के जरिए, जिसमें कि ये इन्फेक्शन अगर मौजूद है तो वो किसी भी इंसान के, स्पेशली 5 साल से छोटे बच्चों के पेट में चला जाता है। वहां ये फिर अपने आप को रिप्लिकेट करता है, वहां जाके ये मजीद अपने नंबर बढ़ाता है। अगर ये 2 गया है तो 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 इस तरह से डबल होता चला जाता है, बढ़ता है। अगर उस बच्चे ने पोलियो के कतरे पिए हुए हैं तो फिर ये रिप्लिकेट नहीं होगा, ये वहां पे चला तो जाएगा लेकिन वहां से फिर ये वहीं पे खत्म हो जाएगा उसी बच्चे के पेट में, और ये फिर ना उस बच्चे को बीमारी देगा और ना उस बच्चे में ये मजीद और नंबर बढ़ा के बाहर निकलेगा और फजले में निकल के और फिर एनवायरमेंट में चला जाएगा। तो इसीलिए अगर हम, वही मैं कहना चाह रहा था कि अगर हम किसी इलाके में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं तो ना सिर्फ वो उस बच्चे के लिए बेनिफिशियल है जिस बच्चे को हमने पोलियो के कतरे दिए हैं, बल्कि उसके थ्रू अगर कहीं और जरासीम जा रहा है तो वो भी नहीं जाएगा। ठीक, तो अगर नाले खुले हुए हैं या एनवायरमेंट, तो इस तरह से नहीं लगता है। ये ओरोफिकल रूट वाले वायरस है जो कि ओरोफिकल जाता है, मुंह से जाता है किसी भी पानी पीने में या खाने में। अगर किसी जगह पर कोई ऐसी जगह है जो कि खाना है या पानी गंदा है, इस तरह का बॉइल्ड वाटर नहीं इस्तेमाल हुआ है, जो कि आप जानती है कि बहुत मुश्किल से होता है डिफरेंट जगहों पे, तो फिर ये उससे ये वायरस जाता है। और अगर वो बच्चा इम्यूनाइज है, उसने रूटीन इम्यूनिटी वैक्सीनेशन ली हुई है और उसने ओपीवी के खतरे जो उस इलाके में लोगों को, बच्चों को आगे पिलाया गया है, तो फिर वो बच्चा भी महफूज है और उसके इलाके के दूसरे बच्चे भी महफूज हैं। अच्छा सर, एक और जहन में ख्याल आता है कि जो पोलियो का इफेक्ट ही है, क्या वो सिर्फ पैर में निचले हिस्से में ही जिस्म के पोलियो हो सकता है या बॉडी के किसी और पार्ट में भी पोलियो हो सकता है? देखिए, पोलियो की डिफरेंट किस्म है। पोलियो, जिनको पोलियो हो जाता है वो तो एक सीएनएस इन्फेक्शन है, लेकिन पोलियो की और भी वैरायटीज है जिसमें बच्चों को पोलियो के असरात होते हैं। कुछ को नजला जुकाम होता है, कुछ को सिर्फ बुखार आता है, कुछ को सिर्फ थोड़ा सा मेनिंजिज्म होता है, यानी थोड़ा सर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, बैठने में मुश्किल होती है। लेकिन कुछ परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिनको कि ये दिमाग की जो नसें निकल रही हैं उन पे इफेक्ट करता है, और ये पोलियो की जो दिमाग की नसें इफेक्ट करता है ये यूजुअली उमूमन किसी एक पांव पे या एक हाथ पे करता है, वरना इसकी एक फीवर वैरायटी भी है जिसको कि बल्बर कहते हैं पोलियो। और वो पोलियो अगर हो जाए तो फिर ये जहन के दिमाग पे और फिर सांस लेने के अमल पे, और कभी कभी ये सांस की तकलीफ देता है और कभी कभी ये जान को भी खतरा लाक हो जाता है इसकी बल्बर पोलियो होने की वजह से। तो ये उसकी और सीवियर वैरायटी है जो कि लॉन्ग टर्म इफेक्ट देने से बजाय उसी वक्त काफी सीरियस कंडीशन है बच्चों को दे जाता है। अच्छा सर, एक और चीज़ देखी गई है कि पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, इसके अलावा बहुत सी ज़ुबान बोलने वाले लोग हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की कम्यूनिटीज़ हैं। सिर्फ हम सिंध में देखें तो बहुत ज़्यादा कम्यूनिटीज़ सिस्टम है। किस तरह से कम्यूनिटी की सतह पे अगर वहाँ पे अपनी अपनी कम्यूनिटी में मैसेज दिया जाए तो चीज़ें मज़ीद बेहतर हो सकती हैं, लोगों में एक्सेप्शन ज़्यादा बढ़ सकती है इस हवाले से? जी बिल्कुल। देखें, इस सिलसिले में भी ईपीआई और जो हमारी सर्वेलेंस टीम है वो काम कर रही है, और डिफरेंट मस्जिदों में, पार्क्स में, आपको बताएं इसके हवाले से तमाम मुफ्ती इकराम का हमारे पास फतवा मौजूद है, उनके साथ मीटिंग हो चुकी है, उनके साथ उनको बताया गया है कि अपने इलाकों में आप इस तरह की बातें बताएं अपने लैंग्वेज में। उनके जिस इलाके के जो वो है उस इलाके के डॉक्टर्स को, उस इलाके के इकराम को इन्वॉल्व करके वहाँ जाके ये बात की गई है कि आप पोलियो के खतरे अपने बच्चों को पिलवाएं ताकि वहाँ पे एक बीमारी उस एरिया में, अगर जिस एरिया में ये वायरस मौजूद है तो वहाँ इस तरह का कम्युनिटी वर्क जारी है और हो रहा है, और वहाँ पे हमारी टीम्स जा रही हैं, हमारी तमाम जो हाई ऑफिशियल से लेके और पूरी टीम तक सब इन्वॉल्व होते हैं उसमें, और वो सब जाते हैं और उस एरिया में इस तरह के काम जारी है। अच्छा सर, एक और जवाब आपसे चाहूँगी, आखिरी भी और मुफस्सिल जवाब भी आपसे चाहूँगी इसका, कि एक जो ख्याल आता है कि ये किसी वजह से हमारे बच्चों को पिलाए जा रहे हैं,
ये हमारी नीड नहीं है, हमारी कौम की नीड नहीं है, ये किसी और की तरफ से साजिशें हो रही हैं, और क्यों एक मुफ्त की एक चीज जो है वो पिलाई जा रही है, एक अजीब से कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में, इसका क्या जवाब देंगे आप? एक तो देखिए, ये अभी पिछले दिनों भी मैं एक प्रोग्राम में था तो वहां भी यही बात हो रही थी कि ये नस्ल खुशी के लिए हो रहा है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि देखिए ये कब से ये पाकिस्तान में मौजूद है पोलियो वैक्सीन। ये पोलियो वैक्सीन मैंने भी पी हुई है और मेरे सारे बच्चों ने भी पी। मैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं साहिब औलाद हूँ। पाकिस्तान की आबादी जिस वक्त 1978 में ये पाकिस्तान में आया था उस वक्त आबादी कितनी थी और अब आबादी की शरह कितनी है पाकिस्तान में, ये हम सब जानते हैं। हमारी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो ये सवाल तो लॉजिक ही नहीं बनती, ये लॉजिकली नहीं है कि वो जो है आबादी की शरह इससे रुक रही है। इससे तो कहीं रुक ही नहीं रही। देखें, बात ये कि बहुत से बच्चों को तो हम पिला रहे हैं ना, रिफ्यूजल तो कुछ परसेंट है ना, जो कि इसकी वजह से हमें मसला हो रहा है। उन कुछ परसेंट पे आबादी तो देखिए मुस्तकिल हर तरफ की बढ़ रही है। आप किसी भी शहर को ले लें, किसी भी गांव को ले लें, किसी भी एरिया को ले लें, किसी सूबे को ले लें, हर जगह की आबादी मुस्तकिल हर साल अगर आप उनको काउंट करें, फिर देखें तो आबादी बढ़ रही है। इसका मतलब ये है कि जो जहन में हमारी सोच है वो बिल्कुल ही गलत है और उसका कोई ताल्लुक नहीं है। इंतहाई सेफ है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, और तो ये बिल्कुल सेफ है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम जमाली साहब, पीपीए सिंध हमारे साथ मौजूद है। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं। प्रोग्राम को रूटीन के तौर पे लेके चलते हैं। फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी और उसके बाद 3 मजीद जो है रिटायर्ड फौजियों की गिरफ्तारी की बात हो रही है और इस गिरफ्तारी में साफ ये कहा जा रहा है कि ये भी सहूलत कार थे। पहले तो सिर्फ टॉप सिटी का मामला डिस्कस किया जा रहा था, लेकिन मैंने अपने प्रोग्राम्स में पहले भी कहा था कि ये सिर्फ टॉप सिटी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि सामने आएंगी। लेकिन ये कि 9 मई की साजिश को जो है वो आगे तक लाना, और ये एक बड़ी लॉजिकल सी बात है कि एक ही वक्त में इतने ज्यादा मकामात को एक वक्त में हिट करना, ये कोई मास्टर प्लानिंग थी और मास्टर माइंड था कि जिसने ये सब कुछ किया है। लेकिन क्या इस तमाम सिनेरियो से जो कुछ आप सुबह से देख रहे हैं टीवी चैनल्स के, इसका मंतकी अंजाम क्या निकलेगा? क्या इन तमाम चीजों से हम कोई नतीजा अक्स कर सकेंगे, या ये हम ये कह सकते हैं कि ये शुरुआत है कि जनाब आखिर 9 मई को अंजाम तक पहुंचाना है? लेकिन उन तमाम सूरत हाल में भी इस वक्त अडियाला जेल से ये कहना कि जनाब फला शख्स हमारा असास था, क्या ये कहना ठीक रहेगा, या टाइमिंग के लिहाज से कुछ जल्दी बयान आ गया? बात करते हैं इसमें। नदीम रजा साहब, सीनियर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं और मुझे ज्वाइन करेंगे जुल्फिकार अली बदर साहब। आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। सबसे पहले चलते हैं नदीम रजा साहब की तरफ। नदीम रजा साहब, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू। नदीम रजा साहब, पहले तो फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी तहवील में लिए जाने वाली खबरें, और उसके बाद जो है यहाँ पे मजीद 3 फौजियों को जो है वो तहवील में ले लिया गया है, रिटायर्ड ऑफिसर्स को। किस तरह से देखते हैं इस मामले को? जी, जैसे कि आपने कहा कि कभी आगाज है, ये कभी शुरू हुआ है मामला, ये क्योंकि पिछले एक अरसे से ये सब चीजें चली जा रही थी, और ये कहा अभी तक जो भी प्रेस आई ICR की, उसमें यही कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद जो सरगर्मियां इनकी थी वो यानी कि आर्मी के कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी की गई थी। तो टॉप सिटी तो वो तो पहले का ही प्रोजेक्ट था। टॉप सिटी जब वो थे DGI वो उस वक्त का प्रोजेक्ट था, और नो डाउट वो एक बहुत बड़ा एक स्कैम था पाकिस्तान में कि एक कोई बिल्कुल स्मार्ट सिटी लॉन्च कर रहे थे, जदीद तरीन सिटी थी वो। तो उसमें जिस तरह से उन्होंने गन पॉइंट पे चीजें ली, ये सारी जो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो इसके ऑनर थे उन्होंने सारी अपनी पटिशन में लिखा है ये सारी चीजें। तो बहरहाल वो भी टॉप सिटी, नाम ही उसका टॉप सिटी था। तो लेकिन अब जो गिरफ्तारियां आ रही है वो भी टॉप सीक्रेट जो चीजें थी अब वो अयां की जा रही हैं, हल्के हल्के चीजें बाहर आ रही हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज होती है, किसी भी जो एजेंसियां होती है उनका काम यही होता है कि ये टाइम टेकिंग जॉब होती है किसी भी चीज को डिग आउट करना। तो इसीलिए उनको फैज हमीद ने कब्ल रिटायरमेंट ले ली थी जब जनरल आसिफ नील साहब को जब वो किया गया था, तो इनको ढील दी गई, सारी चीज देखी जा रही थी कौन कौन क्या करता है। पहले तो खैर चीजें पाक फौज के अंदर ये जांच पड़ताल का, एहतिसाब का इनका निज़ाम बड़ा साउंड निज़ाम है, जिसमें अगर पकड़ाई करने चाहें तो बिल्कुल एकदम पकड़ कर ली जाती है। लेकिन ये जो शाम आपने 9 मई का आपने जो कहा है, ये पाकिस्तान की तारीख में यानी कि ऐसी कोई मिसाल हमें नहीं मिलती। और ये आपने खुद ने कहा कि कोई ऐसा तो हो नहीं सकता
तो पूरे मुल्क भर के अंदर हुआ। बिलखुसूस इसका जो एपिक सेंटर था वो आपका केपी और ये लाहौर था, पंजाब था, बेसिकली गुजरांवाला, सियालकोट और पिंडी और ये एरियाज थे। तो बहरहाल एक ही यानी कि देर आए दुरुस्त आए कि सजा देनी चाहिए। जजा सजा का निज़ाम हमारे यहाँ है, पास फौज भी है, वैसे भी है, सिस्टम सारा मौजूद है। लेकिन बात यह है कि हमारी चीज़ें शुरू कर दी जाती हैं लेकिन मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच पाती हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है। सर, मंतकी अंजाम का जो कहा जा रहा है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि मंतकी अंजाम में तो क्या आपको ये मुमकिन लगता है कि उन लोगों तक भी पहुंचा जाए कि जनाब अगर पॉलिसी किसी एक आदमी की तो बात नहीं है, 9 मई में हम अब देख रहे हैं कि पूरा नेटवर्क किस तरह से चल रहा था। अब ये अलग बात है कौन किसका असास था, ये तो बाद में नजर आएगा, लेकिन उससे पहले भी तो किसी का तो हाथ एक और भी ऊपर होगा कि जब वो जीडीसी थे, मतलब वो जब एक और पोस्ट पे थे उस वक्त किस तरह से चीज़ें चली हैं, फिर वो उस पोजीशन पे किस तरह से आए हैं। अगर एक शख्स पहले से ही किसी करप्शन के वाकयात में इन्वॉल्व होता है तो वो इतना आगे कैसे जा सकता है? नहीं, पॉइंट आपका वैलिड है, बहुत बेहतरीन पॉइंट है। मैंने भी यही कहा ना कि हम इतना वक्त दें क्यों कि आदमी उससे ज़्यादा फिर बर्ताव करे, उससे ज़्यादा क्राइम करे, उससे ज़्यादा लोगों को डिस्टर्ब करे। लेकिन बहरहाल कि अगेन की जो 9 मई है, असल तो 9 मई टारगेट है, वो तो टॉप सिटी तो है, वो तो काफ़ी कई सालों का वो था और सब चीज़ प्रूव हो चुकी थी। लेकिन बहरहाल जो आपने कहा गिरफ्तारियाँ और थी, अभी तो देखें 8 लोग तकरीबन अभी ज़ेर हिरासत हैं। इसके अलावा लिस्ट सारी तकरीबन मेरे ख्याल में बन चुकी हैं, लिस्ट सारी जो सिविलियन भी हैं। जनरल फैज हमीद की जो गिरफ्तारी है ये एक सबके लिए एक वो है, साइन है ये कि देखने जो हमने साबिक डीजीआई को नहीं छोड़ा तो बाकी जो लोग हैं वो भी किस खेत की मूली हैं, वो भी पकड़ में आएंगे, वो भी सारे पकड़ में आएंगे, सारे कुछ छोड़ेंगे कुछ भी नहीं। और आप देखेंगे इसी तरह से ना, मैं जल्दी प्रेस रिलीज ICR की भी आया करेंगे और ये बहुत खुश आइन बात है कि जिस तरह से ICR से प्रेस रिलीज आ रही है और ये आनी चाहिए, क्योंकि वो वहाँ से जो खबर आएगी समझे वही ऑथेंटिक होगी खबर। उसके अलावा बाकी सारी अफवाहें होंगी और मफरूजात पे मबनी बात होगी और ख्वाहिशात पर मबनी बात होगी। क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान में जो बयानिया डेवलप किया जा रहा है ना, उसका तोड़ नहीं आ रहा। उसका तोड़ नहीं आ रहा तो उसकी वजह इनसे मुआशरे के अंदर बेचैनी और इस्तराब का आलम है। उसको ख़त्म करने के लिए यही है कि जो फ्लो है, इंफॉर्मेशन का फ्लो है, स्पेशली इस केस के मुतालिक जो फ्लो है वो तेज़ी के साथ बाहर आना चाहिए। वो ना सिर्फ वो बल्कि जो हतमी तौर पे जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में, उनको बिल्कुल मंतकी अंजाम तक पहुँचाना होगा ताकि दूसरों के लिए इबरत का निशान हो, आइंदा कोई इस बारे में सोच भी ना सके। अच्छा सर, एक बड़ी बारीक सी बात आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि एक इंस्टीट्यूट के अंदर से एक शख्स का निकलना, जिसको जाहिर सी बात है हम किसी इदारे में होते हैं तो हमें उस इदारे के तमाम पॉइंट्स का पता होता है कि कहाँ क्या चीज़ है, किस वक्त क्या हो रहा है, बाहर वालों को नहीं पता होता। लेकिन क्या आप 9 मई को सिर्फ ये समझते हैं, आप कह रहे हैं कुछ चीज़ें हिडन है, लेकिन 9 मई की तो चीज़ें हमारे पास हिडन नहीं है। 9 मई में अगर सहाफ़ी के ऐसे से आप सोचें तो इसका मतलब सीधा सीधा ये था कि आप जो भी काम कर रहा था वो उस वक्त के आर्मी चीफ के खिलाफ एक साजिश थी कि आप किस तरह से तोड़ सकते हैं मामलात को। तो ये किसी पार्टी से मोहब्बत में किया गया या ये ओहदों की लड़ाइयों में और शख्सियतों की लड़ाई में ये सब कुछ हुआ है? देखिए, आपके सवाल है ना, उसी के अंदर जवाब पिन्हा है, हर चीज के अंदर बिल्कुल पिन्हा है। मैं एक बात कहूँ, पाकिस्तान की बदकिस्मती से हमारी तारीख कुछ इस तरह की है कि हर कोई अपने वक्त के हिसाब से ना, ये पहला वाक़या तो नहीं है, पाकिस्तान में यही हुआ। जिस तरह से देखें जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग मियां नवाज शरीफ हैं वो किस तरह से आए, बाकी और किस तरह से आए, इमरान खान का किस तरह से इनको प्रमोट किया गया, इनको जिस तरह से प्रोजेक्शन दी गई, इवन मीडिया में भी इनके खिलाफ कोई जो 6 महीने साल तक कोई खबर नहीं चला सकता था। तो ये बात है, हम मोहब्बत में इतने अंधे हो जाते हैं, अपने कान बंद कर लेते हैं, कान भी, कि कोई कान पड़ी आवाज़ सुनाई ना दे, आंखों के सामने कोई चीज़ हो हम उसको भी बोल दे कि नहीं ये गलत है। तो तब यही होता है, यानी कि मोहब्बत होनी चाहिए उसूलों पर मबनी, जो काम करे वो आगे आए। यहाँ पे यही होता है ना, हर कोई अपने मफादात के लिए एक दूसरे को उठाता है, उसे आगे लेके आता है। जब फिर बात बिगड़ती है तो इस हद तक जाती है, यही वो चीज़ कहते हैं ना, फिर मोहब्बत और जंग में हर चीज़ जायज़ है।
तो यहाँ पे उससे पहले चली जाती है, हर चीज़ हमारे यहाँ चली जाती है। तो यही सूरत हाल है। और ना ही ये पहले DGISI हैं जिन्होंने इस तरह की चीज़ें नहीं की हैं। माजी में जो हमारे सामने मिसालें मौजूद हैं, एक थोड़ी है, कई है। लेकिन बहरहाल चले, ये देर आए दुरुस्त आए। और ये चीज शुरू हुई है, जो आपने कहा कि इदारे के अंदर जो बंदा होता है उसी को सारे यानी कि प्लस माइनस पॉर्स एंड कॉन्स और ये सारी चीज़ें उसको पता होता है। इसीलिए तो कहा जाता है घर का बेदी लंका ढाता है। और जब घर में जब चोरी होती है किसी भी घर में, हम छोटी सी मिसाल, आप ये सवाल है ना, ये और करीब चला जाएगा। जब किसी घर में चोरी होती है, जब जो डाकू या चोर आता है घर के अंदर, वो डायरेक्ट उसी जगह जाता है जहाँ पे आपका कीमती सामान रखा हुआ होता है। वो आपको गन पॉइंट बोलता है, उधर लेके चलो ड्रॉर में, तो ड्रॉर से वही थोड़ी नाजिल हो रही है, घर में से ही किसी ने बताया होता है। ये कई वाकयात ऐसे हुए हैं, जो घर का कोई बेटा, नौकर, मुलाजिम, भाई कोई इस तरह की खबर देता। तो हमारे यहाँ भी यही है, तदबीर का अमल जो है इदारों के अंदर जब तक नहीं होगा, और बात यह है वो पास फौज हो, पुलिस हो या सरकारी दीगर इदारे हों या प्राइवेट इदारे हों, सब पाकिस्तानी हैं, ठीक है जी। सब में इसी तरह की चीज़ें, हर किसी में अच्छे बुरे हर जगह लोग पाए जाते हैं। इस इदारे के अंदर भी लोग हैं, उनको कहते हैं ना घुस बैठिए टाइप के जो लोग होते हैं। या फिर वो एक और मैं आपको मिसाल दूंगा कि बहुत ही एक बड़ी वो है कि हज़रत अली का कौल है कि उनकी हर बात की फ़लसफ़ा हिकमत है उसको क़यामत तक के लिए। उनका ये है कि इंसान को इक़्तिदार, ताकत, इख्तियार मिलने के बाद इंसान बदलता नहीं है, वो बेनकाब हो जाता है। उसके अंदर का जो होता है असल चेहरा वो बाहर आ जाता है। तो हमारे यहाँ यही है। मिसाल ये दी जाती है कि अगर किसी को ताकत है, या दरख्त की मिसाल ले लें आप, जितना फलदार होता है वो उसमें छाया देता है, वो झुका हुआ होता है। हमारे यहाँ तो तकब्बुर, रऊनत वो अख्तियार कर ली जाती है। जब आपके अख्तियार होता है तो आप सियाह सफ़ेद के मालिक होते हैं। क्योंकि ये देखें DGISI की ये पोस्ट होती है, वो आर्मी चीफ के बाद सबसे बड़ी पोस्ट वही होती है। उसके पास बहुत ज़्यादा अख्तियारात होते हैं। तो बात यह है कि इंसान की ज़र्फ की बात होती है, कौन कितना उसको संभाल के रखता है, कौन उस इख्तियार को मुल्क के अपनी रियासत के हक में इस्तेमाल करता है, कौन उस इख्तियार को अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, और जो उसके हवारी होते हैं, जो राइट और लेफ्ट हैंड के सारे इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, जो कहते हैं ना कि राजी सुख और चैन चैन लिखता है, इस तरह के लोग। तो ये हुआ है। सिर्फ देखें, सिर्फ वही नहीं थे, बाकी मैं कम वक्त में ना ज्यादा सवालात पूछना चाह रही हूँ। एक सहाफ़ी की हैसियत से आपका जहन क्या कहता है? फिर मास्टरमाइंड वो था जो कि आज तहवील में है, या प्लान उसने बनाया जो कि पहले तहवील में जा चुका है? ये किस तरह से आगे तय होगा? ये कबलस वक्त है बिल्कुल, लेकिन ये सवाल तो एक सहाफ़ी के जहन में ज़रूर उठता है कि आखिर दोनों में से मास्टरमाइंड कौन है, या किसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, या दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे थे? देखिए, सवाल से ही जवाब की तरफ जाया जाता है। सवाल ही है जो गुत्थी जो है वो सुलझाता है। तो जब दो लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं ना, एक दूसरे को फायदा दे रहे होते हैं, तो फायदा दोनों का हो रहा होता है, दोनों का होता है। जो माफिया हैं, जो माफियाज हैं, बिल्कुल मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, मैं वो कैटेगोरिकली तो मैं आपको नाम नहीं दूंगा, वो आपको भी पता है, वो सबको पता है। लेकिन एक छोटी सी मिसाल है कि जब भी कोई चोरी करता है या डाका डालता है कहीं भी, जो दो लोग होते हैं या चार लोग होते हैं, वो उन जो काम करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, उसके अंदर सीक्रेसी सबसे बड़ा उनका उसूल होता है। और फिर बराबरी सबसे बड़ा उसूल होता है। जो जितने की डकैती मारते हैं वो बराबर तकसीम करते हैं, उसके अंदर जरा सा भी नहीं होता। हाँ, तब मसला खराब होता है जब इस कराची शहर में आप रहती हैं, यहाँ भी देखें जो क्राइम होते हैं या जो लोग डकैत मारे जाते हैं, या गैंग वार, लियारी गैंग वार, दीगर जो वार हैं, वो इसलिए मारे जाते हैं कि वो एक दूसरे को जब कुछ धोखा देता है ना तो उसको मार देता है। तो हमारे यहाँ भी यही सूरत हाल, इस गेम में भी यही सूरत हाल है। आप इस तरह से इसको समझें, यहाँ भी यही सूरत हाल है। छोटा मफाद, बड़ा मफाद, ठीक है। एक दूसरे को जो पुशअप किया जा रहा था, जो आगे लाया जा रहा था, उसकी बुनियादी उसूल ये था कि आपने देखा था 12 साल का एक आया था, एक शोशा आया था 12-15 साल का, गो के कुछ लोगों का कहना था कि मजीद आगे तक जाना था, कि वो 6-6 साल के आके हुक्मरानी करते। तो ये सारी चीज़ें। फिर एक और भी पॉइंट आपको दिला दूं कि इमरान खान की एक तंजीम थी, वो तंजीम है भी लेकिन उसके चेयरमैन अब ये नहीं है, इक़दार नाम से है,
वाशिंगटन में वो उसे रजिस्टर कराई गई थी और उसका वाशिंगटन डीसी में उसका वर्चुअल ऑफिस है, उस ऑफिस का मैंने भी विजिट किया हुआ है 2019 में, जब ये वहाँ पे गए थे, ये ट्रम्प से मुलाकात थी इनकी, तो मैंने खुद ने उसको देखा, उसका मैनिफेस्टो पढ़ा है। उस मैनिफेस्टो के अंदर ये लिखा हुआ है जली हरूफ में कि हम पाकिस्तान में सिदारती निज़ाम की कोशिश करेंगे, सिदारती निज़ाम के ख्वाहिशमंद हैं। तो आप ये समझ लें कि क्यों एक दूसरे को की सहूलत कारी की जा रही थी, क्यों अकोमोडेट, क्यों फैसिलिटेट किया जा रहा था। तो यही है, यानी कि मुल्क के वसीतर मफाद में नहीं, अपने वसीतर मफाद में ये सब कुछ कदम उठाए जा रहे थे। वहाँ पे एक लड़ी हिली है, उसके बाद सारा काम खराब हो गया। अमूमन देखें, जब भी क्लू मिलता है, जब भी कोई पकड़ाई होती है बड़े बड़े वाक़े की, तो उसमें यही होता है, अदरवाइज पता भी नहीं चलता है। तो यहाँ भी यही सीन हुआ है कि कौन इसका मास्टर माइंड था और कौन फॉलोवर्स थे। जो फॉलोवर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, उससे आपको पता चल जाना चाहिए कि क्या है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ ये पीटीआई शामिल नहीं थी, और वो भी थे हमदर्द, लाइक हमदर्द भी थे, वो यूट्यूबर भी थे और दिगर भी लोग थे जो रिटायर्ड, काफी सारे रिटायर्ड फौज से ये लोग थे, वो अभी भी इसके साथ मुंसलिक हैं। ये जितना भी ये जो भी ये ग्रेट फायरवॉल का जो प्रोजेक्ट आया है, ये क्यों आया है? इसीलिए आया है क्योंकि फौज ने, जो पाक फौज ने कहा था, जो डिजिटल टेररिज्म जो है, तो ये सारी चीजें वही है, उसी की बेखनी के लिए, उसको रोकने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। हाँ यस, तब प्रॉब्लम आती है कि जब आप हक़ाइक़ को छुपाते हैं या देर से मंजर आम पे लाते हैं, वहाँ प्रॉब्लम होती है। अच्छा सर, आपने हक़ाइक़ की बात की, मुझे एक और बात जहन में आ गई है कि आपको भी अंदाज़ा है कि जब अफगानिस्तान का मामला हुआ और अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा था, तो सहाफ़ती हलकों में भी खुलबुली थी, यहाँ तक कि मैं भी ये बात सोचती थी कि आखिर पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है अफगानिस्तान के बारे में, जो कि बहुत अरसे तक हमें समझ में नहीं आई थी कि पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है। लेकिन माजरत चाहती हूँ, लेकिन क्या उस पॉलिसी के असरात हमें बाद में नहीं नजर आए? वो चाय का कप और उसके बाद जो हमने पाकिस्तान में जो कुछ हालात देखे, क्या वो गलत पॉलिसी बनाने वाला और उसको जारी रखने वाला, क्या ढकी छुपी बात है कि हम खुद अपने मुल्क को किस तरह से तबाह कर रहे थे उस वक्त? नहीं, देखें, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। उसकी रीजन ये है, ये जो पॉलिसियां होती है ना, ये दो मुल्कों के दरमियान या खारजा और या डिफेंस की सतह के ऊपर ये चीज होती है, ये रियासत तय करती है, मैं और आप या एक बंदा तय नहीं कर रहा होता। ये उस वक्त की हिकमत अमली थी। और देखिए, ताल्लुकात वही होते हैं जो वक्त के साथ साथ अपने आप को तब्दील करता रहे। वो उसका 3 साल पहले का जो है, वो उसमें पाकिस्तान, नो डाउट पाकिस्तान ही की वजह से हुआ, पाकिस्तान ही उसका सबसे बड़ा खैरख्वाह था और पाकिस्तान ही उसकी मदद करता रहा हर तरह से। जब भी कुछ हुआ पाकिस्तान ने मदद की अफगानिस्तान की, ठीक है। लेकिन वो वक्त की जरूरत थी, उसके बाद हालात ने करवट ली, ठीक है। जो अभी जो हुकूमत है, 3 साल से वहाँ पे हुकूमत है, अब उनका नुक्ता नज़र एक अलग चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान के शुरू से ही वो डिविडेंड लाइन जो दोनों ममालिक की है, वो उसको मानते नहीं है और पाकिस्तान हर तरह की कुर्बानी दी। पाकिस्तान का जो हाल आज है यहाँ पे, जिस तरह की मजहबी दहशतगर्दी ले लें, जो असला मंशियात, जो मुल्क तबाह हुआ सारा, उसकी वजह से भी हुआ। लेकिन वो समझता नहीं है। मैं इसको वो नहीं कहता, जब ये एक्टिव थे, DGI एक्टिव थे उस वक्त, वो यही इमरान खान का भी कहना है कि वो जो तब्दीली के ऊपर जो असल मसला, जो लड़ाई जो छिड़ी थी वजीर आजम में, फिर जनरल बाजवा में, ये सारी जो सूरत हाल बनी थी, वो यही थी। इमरान खान ने आज जो बात की है उसमें यही कहा है कि मैं इसीलिए चाहता था कि इनके टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, तालिबान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वहाँ से इनखला भी हो रहा है, तो इनको तब्दील ना किया जाए। तो वो ना इमरान खान की पॉलिसी थी, वो पाकिस्तान फौज की पॉलिसी थी, रियासत की पॉलिसी थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे में किसी शख्स को ये सारा का सारा, यानी कि DGI या फैज हमीद को कहना, ये वो नहीं। लोकल उसके अंदर आप वो कर सकते हैं, अब पसंद नापसंद अपनी होती है, लेकिन जब रियासतों के दरमियान कोई भी चीज़ होती है उसमें सोलो फ्लाइट सब मेरे ख्याल में सवाल ही पैदा नहीं है, क्योंकि वो भले गवर्नमेंट कोई सी भी आए, लेकिन रियासत की जो पॉलिसी होती है वो अटल होती है। हाँ, उसमें तब्दीली तभी आती है कि जब हालात करवट लेते हैं, दूसरी तरफ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे अफगानिस्तान में देखिए बहुत ज़्यादा स्टेक होल्डर्स हैं। ईरान वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, चाइना वहाँ पे एक्टिव है, इंडिया बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्टिव है। तो इसीलिए वहाँ पे बेखुसूस इंडिया की लॉबी बड़ी स्ट्रांग है।
तो इसीलिए पाकिस्तान के ये वो तो एक खिलाफ हो फिर जाते हैं, कॉमन अटैक सेंस करते की हैं। बात है। अब चाहे वो फैज अमीन साहब को कसूरवार ठहराएं या किसी और को, हम दोनों को नहीं ठहराते, चलें किसी और का नाम भी ले लें, लेकिन बहुत सारे मसाइल तो जब आप कह रहे हैं कि बॉर्डर का मसला है और वहाँ पे और बहुत सारी एजेंसीज हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं, फ़ायदा उठाती हैं, तो आज तो हम भुगत रहे हैं उसके बुरे असरात यहाँ पे। तो क्या उस वक्त की किसी क़यादत को, किसी भी लेवल पे, रियासत को, किसी को नहीं समझ में आया कि इसके क्या नतीजे हो सकते हैं? नहीं, ये आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है। होना यही चाहिए कि कोई भी हो, एक इंडिविजुअल हो या बिल्कुल कलेक्टिवली हो, ये इस हम हमेशा माजी को सामने रख के मुस्तकबिल का फैसला करते हैं और हाल का फैसला करते हैं कि देख हमसे कहाँ कहाँ और कब गलतियाँ हुई हैं। बात ठीक है, अब जायज़ है, ये पहली दफ़ा नहीं हुई है। हम तो हर दफ़ा झंडा लेके चल पड़ते हैं। 96 में भी यही हुआ था, ठीक है, उससे पहले भी यही हुआ था। गुलबदीन हिकमत यार और जो रब्बानी और दूसरे लोगों ने हमने सब अपने मुल्क के अंदर खेमे लगा देते हैं, पूरा तालिबान यहाँ पे आते हैं, सबको इलाज करते हैं, पूरे शहर के अंदर फिर रहे होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में इलाज हो रहा होता है। हमें ये सोचना चाहिए, हमें, हमारे भी थिंक टैंक हैं, सारे हैं, भारत पॉलिसी साज लोग बैठे हैं, बड़े बड़े माइंड हैं जो दुनिया भर में जाके लेक्चर्स भी देते हैं, सारी चीजें करते हैं, लेकिन इसको बारीक बीनी से सोचना चाहिए। यस, सजा और जजा जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा, जो इसका जिम्मेदार है उसको सजा नहीं दी जाएगी, ये हम गलतियां करते रहेंगे। लेकिन पाकिस्तान बुरी बात आती, हम गलतियां करके हम देखें, वो मैं समझता हूँ वो इंसान ही नहीं है या वो जिंदगी ही नहीं है जिसमें गलती ना हो। गलती होना बुरी बात नहीं है, उसका दोहराया जाना बुरी बात है। इसका मतलब है कि मस्ती है। फिर अगर गलती रिपीट होती है, इसका मतलब है मस्ती है, फिर ये शरारत है, फिर ये इस जाने तवज्जो देनी होगी। गलती करके ही इंसान सीखता है, बच्चा गिरता है तो फिर खड़ा होता है, फिर दौड़ता है। नदीम रजा साहब, आपका मौक़िफ़ आया है, अनफॉर्चुनेटली मुझे ब्रेक के ऊपर जाना पड़ रहा है। छोटी सी बात यहाँ पे एक जुमला कहते हुए जाऊंगी कि मेरा ख्याल है कि गलतियाँ, जिस तरह नदीम रजा साहब ने कहा कि दोहराना गलत है, तो गलती हमने शायद पहली गलती उस वक्त की थी जब 1954 में एक जनरल को आपने जो है वज़ीर दिफा बना दिया था, जब आपने सियासत में पहली दफ़ा किसी सर्विसेज के बंदे को लेके आप लाए थे। मेरे ख्याल है उसी वक्त ही मसाइल शुरू हो गए थे और बाद में उससे सबक ले लेना चाहिए था, लेकिन हमने सबक नहीं सीखा। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं और मुझे ज्वाइन किया इस वक्त जुल्फ़िकार अली बदर साहब ने। सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। जुल्फ़िकार अली बदर साहब, सुबह से जो न्यूज़ आ रही है और कुछ दिनों से हम जो 3-4 दिन से देख रहे हैं, वो मेरा ख्याल है कि मेरी सहाफ़ती तारीख़ में सबसे ज़्यादा एक ख़तरनाक मरहला है कि जब फैसला कुन बात हो रही है और इतनी हाई प्रोफाइल केस को सामने लाया जा रहा है। इन हालात में सियासी तौर पे एक शख्स जो कि जेल की सलाखों के पीछे है, उसमें वो ये बयान देते हैं, कैदी नंबर 804 की तरफ से बयान आता है कि फैज़ हमीद साहब इस मुल्क का असासा हैं। क्या कमेंट करेंगे इस बात पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, ये बानी पीटीआई का अपना एक तज्जिया है या अपना एक ख्याल है। उनको लगता है कि ऐसा होगा क्योंकि उन्होंने उनको पावर में लेके आए थे 2018 के इलेक्शन में, इसलिए उनको लगता है वो मुल्क का एहसास है। मुल्क का एहसास तो हर वो फौजी है जो बॉर्डर पे खड़ा पाकिस्तान के अवाम की, आपकी, मेरी हिफाजत कर रहा है। हमारे लिए तो वो एहसास है जिसने मुल्क के अंदर एक धांधली ज़दा इलेक्शन करवाए 2018 में, और आज पाकिस्तान उसी इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से गुजर रहा है। अगर उसको खान साहब ने किया, वो उनका पर्सनल है, आपको पता है, वो यू टर्न भी ले लेते हैं और कॉल ऑफ फेल का तजाद उनमें बड़ा है। जिस शख्स को ये ना पता हो जर्मनी और जापान की सरहद मिलती है या नहीं मिलती, साल के पाकिस्तान में साल के कितने मौसम है, 12 मौसम है या 4 हैं, जिसको ये नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर 200 बंदे की इकोनॉमिक टीम ला के पाकिस्तान की तकदीर बदलने चला था, ये 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरी और IMF के घुटनों पे जाके बैठ गया। तो अब उस शख्स के बारे में कोई बात मैं नहीं समझता कि करना हमें कोई वो फायदेमंद, सूदमंद होगा। हम तो सिर्फ, मैं तो इतनी बात ही करूंगा कि उनकी जो बात है वो किसी टाइम पे भी अपनी बात से मुकर जाएंगे। वो कहते थे मैंने 9 मई के वाकये का नहीं कहा, बाद में कहा कि जी मैंने कहा था GHQ के बाहर जाके एहतजाज करें। तो वो खान साहब को खुद याद नहीं रहता कि क्या वो कहते हैं और क्या वो करते हैं और आगे उनके कहने के बाद आगे क्या एक्शन होता है। इस मुल्क के अंदर उनकी वजह से बहुत पहले ही तबाही आ चुकी है, मुल्क को नुकसान पहुंचा है।
इकोनॉमिकली भी, पॉलिटिकली भी। और फिर अपने मुल्क में 9 मई का वाकया करने के बाद मैं नहीं समझता कि उनकी बात के ऊपर फर्दर कोई कमेंट करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने जो भी कहा उनका अपना जाती ख्याल होगा, लेकिन ये इदारे का अपना मामला है। जो भी वो जनरल फैज हमीद साहब के साथ कर रहे हैं, उन्होंने अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इदारे ने करनी है और ट्रांसपेरेंसी रखनी है। तो ये हम समझते हैं कि ये तमाम इदारों को पाकिस्तान के अंदर करनी चाहिए। लेकिन सर एक और भी तो इम्पोर्टेंट बात है कि इस वक्त अगर 9 मई वाले मामले पे अगर तमाम चीज़ें आ रही हैं सामने और पूरा प्लान भी सामने अब आहिस्ता आहिस्ता आवाम के सामने भी आ रहा है, इन हालात में किसी को भी हसासा कहना, और क्या ये खुद से बात है, जिस तरह से इमरान खान साहब जो है वो खबरों की भी जीनत रहते हैं और बहुत से लोग उनके फॉलोवर्स भी हैं, या ये मैसेज दिया जा रहा है कि जनाब कोई मसला नहीं है, कल भी हमें बाहर आना है, हमारी सियासत तो जारी रहेगी, तो हम तो सबके साथ ही चल रहे हैं? आप समझते हैं कि अपने फॉलोवर्स को या उन लोगों को कि जो कि पहले सहूलतकार चीज बने हैं, उन लोगों को भी मैसेज देने की कोशिश की गई होगी? देखिए, मार्केटिंग की ना एक टर्म है, नेगेटिव मार्केटिंग इज आल्सो अ मार्केटिंग। तो खान साहब रादर डूइंग अ पॉजिटिव मार्केटिंग या पॉजिटिव फिलॉसफी ऑफ मार्केटिंग, he believes in the negative marketing which has a very wide spread rapidly। तो वो नेगेटिव मार्केटिंग के ऊपर उनकी फिलॉसफी बेस करती है कि वो ऐसी ही बात का शोषा निकालते हैं जो जल्दी से फैलती है और उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट, एक ऑरा क्रिएट होता है नेगेटिव, जिससे लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या चीज है। तो जब इसका एंड रिजल्ट जाके निकलेगा तो ये सारा का सारा मिली भगत होगी तमाम लोगों की, जो जो इसके कॉन्स्पिरेटर्स हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं, परपेट्रेटर्स हैं जो है। तो ये सारा आप देखेगा कि ये सारा मिला जुला मामला है। उसके अंदर अब चीजें जैसे आगे चलेंगी तो पता चलेगा कौन किसका क्या रोल था। तो ऑब्वियसली खान साहब जो आर्मी के साथ, एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करने के ख्वाहिशमंद है, वो इसी वजह से है कि जैसे 2018 में उनको पावर में लेके आए थे, तो वो ये समझते हैं कि अभी भी अगर वो पावर में किसी तरीके से आ सकते हैं तो वो आर्मी ही उन्हें ला सकती है, एस्टेब्लिशमेंट ही उन्हें ला सकती है। तो ये उनकी एक ख्वाहिश है और सियासत ख्वाहिशात का खेल नहीं है। चीजें एक दफा होती हैं, बार बार नहीं वैसे होती। लेकिन सर अगर तमाम चीज़ों को देखा जाए, एक तरफ खान साहब ने माफ़ी के हवाले से बात की कि अगर मशरूत कि अगर सबूत जाहिर हो जाता है और मेरे वर्कर्स के खिलाफ भी होता है तो उनको पार्टी से भी निकाला जाएगा, और बाद में उस बयान को जो है अलग तरीके से भी पेश किया गया। एक तरफ ये फैज हमीद वाला मामला, तो अगर पीटीआई अपने बयान से, पीटीआई के बानी अपने बयान से हट जाते हैं तो वो तो वैसे ही बात करने के काबिल हो सकते हैं। देखिए, पीटीआई के बानी जो बात करते हैं ना, उनकी बात का वो पैरा ही नहीं देते। उनकी बात की गारंटी कौन करता है? मुझे पूरे पाकिस्तान छोड़ के दुनिया में कोई एक बंदा तो लाए जो उनकी गारंटी करे। ये जीएचक्यू के ऊपर हमला वो, और दूसरा वो जो 9 मई के वाकये के ऊपर बात करते हैं कि जिन लोगों को वो कहते हैं सबूत दें, भाई सबूत तो मौजूद है। वो जो उनकी पार्टी के लीडर्स गए, पकड़े गए, उन्होंने बयान रिकॉर्ड कराए, सारा कुछ कराया, ये कहते हैं पार्टी से निकालेंगे। जिसके कहने पे गए उसके खिलाफ क्या सजा होनी चाहिए? बात तो ये है। तो असल इंस्टिगेटर है बानी पीटीआई, जिसने प्रवोक किया सारी कौम को, सारी अपनी पार्टी के लोगों को, लीडर्स को, अपने फॉलोअर्स को, वर्कर्स को, और इस मुल्क में ऐसा एक तहस नहस कर दी कि अपने ही मुल्की इदारों के ऊपर जो है उनकी सालमियत पे उनको नुकसान पहुंचाया, फौजी तनसीबात को नुकसान, पूरी दुनिया में मजाक बना के रख दिया कि एक ऐसा शख्स भी है जो अपने मुल्क के अंदर, आपको भारत या दूसरे दुश्मन मुल्कों की जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको सारा कुछ हो सकता है। और वो इंटरनली इमरान खान को इसलिए दुनिया की ऐसी कुव्वतें सपोर्ट करती हैं कि बाहर से किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, अंदर इमरान खान साहब बैठे हैं, यही मुल्क के अंदर पूरा का ऐसा कार्रवाई डालेंगे जिससे पाकिस्तान के अंदर इंटरनल पाकिस्तान वीक होगा। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार अली बतर साहब, आप हमारे साथ थे। पूरा सिनेरियो जो मुझे नजर आ रहा है वो बच्चों की कहानियां हम देखते हैं ना, ये हम सुनते हुए आते हैं। बादशाह होता है, वजीर होता है, वजीर के बाद जनाब सिपाही होता है, और चेले भी बहुत ज्यादा होते हैं।
ये तमाम बादशाह, सिपाही, चेले, वजीर, इन तमाम सिलसिले में पाकिस्तानी कौम को जो है वो रोन के रख दिया गया। चाहे वो आप अफगानिस्तान से लोगों को लाके आपने बिठाया हो या आपने जनाब उन लोगों की मदद हासिल करने की कोशिश की गई हो जिनकी आपने बहुत सारे सालों पहले मदद हासिल की थी। अब यहाँ पे मासूम कौन है ये फैसला वक्त बताएगा कि किसने किसको इस्तेमाल किया। ये तमाम लोग अपने मफादात के लिए किसी और को इस्तेमाल करते रहे। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।